द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। चावल की बुआई की एक नई तकनीक आई है जिसको डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस या चावल की सीधी बुआई, ये एक मुद्दा बना हुआ है। आज इसी को समझेंगे और जानेंगे। चलिए देखते हैं। पंजाब सरकार चावल की सीधी बुआई डीएसआर को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। चावल की सीधी बुआई समझते हैं क्या है कि यह एक रोपण विधि है जिसमें खेत में सीधे बीज बोया जाता है। चावल में अगर आप कृषि की जानकारी रखते हो तो आपको पता होगा कि चावल की बुआई डायरेक्ट नहीं होती। पहले उसकी नर्सरी तैयार की जाती है, फिर उसका पौधा निकाल करके फिर अलग जगह पे उसकी रोपाई होती है। लेकिन ये जो तकनीक है डीएसआर तकनीक, इसमें चावल को सीधे, जैसे गेहूं का बीज सीधे बो देते हैं, वैसे ही चावल की सीधी बुआई का तरीका है ये। इसके लिए किसी नर्सरी की तैयारी या प्रत्यारोपण की आवश्यकता नहीं होती है। डीएसआर की आवश्यकता क्यों है तो इसको समझें। तो पारंपरिक रोपाई विधि में अत्यधिक श्रम, पानी का निरंतर प्रवाह की आवश्यकता होती है और इसमें अधिक समय और श्रम संसाधन लगते हैं। डीएसआर के सफल कार्यान्वयन के लिए मिट्टी की उपयुक्तता महत्वपूर्ण है। डीएसआर के लिए इसकी मिट्टी सही हो तो डीएसआर सफल हो जाता है। और बाकी परंपरागत रोपाई का जो तरीका है वो किसी भी मिट्टी में, अगर जल की पर्याप्तता है तो किसी भी मिट्टी में वो सफल हो जाता है। लेकिन डीएसआर जहाँ की मिट्टी अच्छी है, खास करके काली मिट्टी और कुछ मिट्टियां हैं जो जहाँ जल जमाव और ये सभी चीजें आसानी से हो पाती हैं, वहां पे धान और चावल की फसल अच्छी होती है। मृदा की बनावट के हिसाब से हल्की बनावट वाली मृदाओं में डीएसआर से बचना चाहिए क्योंकि वे पानी को अच्छी तरह से बरकरार नहीं रखते हैं, यानी कि पानी को जो लंबे समय तक अपने अंदर धारण कर सकें। इसके लिए एग्जाम में आप पढ़े होंगे कि काली मिट्टी सबसे ज्यादा समय तक जल को धारण करने की क्षमता रखती है और सबसे कम बालुई मिट्टी होती है जो सबसे कम पानी को धारण रख पाती है। यह भारी और मध्यम से भारी बनावट वाली मिट्टी के लिए अधिक उपयुक्त है। इसमें अधिक चिकनी मिट्टी और कम रेत होती है। जिस मिट्टी में अधिक चिकनाई और रेत कम हो उसमें ये ज्यादा काम करेगा, जबकि हल्की बनावट वाली मिट्टी में कम चिकनी मिट्टी और अधिक रेत जिसमें होती है उसमें ये काम नहीं करता है, ये असफल हो जाता है। एक तरीके से कहें कि अच्छी मिट्टी में डीएसआर सफल है। गंभीर लौह की कमी वाली मिट्टी या खरपतवार की समस्या वाली मिट्टी में इस तकनीक का उपयोग करके खेती नहीं करनी चाहिए। यहां तक कि मध्यम बनावट वाली मिट्टी भी लौह की कमी के कारण अनुपयुक्त होती है। इसलिए बार बार यही इंडिकेट किया जा रहा है कि अच्छी मिट्टी वाले में ही इसका उपयोग करें। यदि लौह पूरक का उपयोग किया जा रहा है तो किसान को फेरस आयरन का प्रयोग करना चाहिए जो हरे रंग का होता है और ऑक्सीकृत नहीं होता है, न कि ऑक्सीकृत आयरन का जो भूरे रंग का होता है। यानी कि आयरन की कमी को पूर्ति के लिए मिट्टी में जो मिक्स किया जाता है उसमें जो आयरन हरे रंग का होता है, फेरस आयरन, उसका प्रयोग करना चाहिए, न कि भूरे रंग वाले का। लौह तत्व की कमी से पैदावार पर गंभीर असर पड़ सकता है और किसानों को बड़ी वित्तीय हानि हो सकती है। स्टार वाटर तकनीक क्या है? ये पुरानी जो परंपरागत कृषि होती थी, पहले वाली, जो पहले धान के खेत में आप देखेंगे कि पहले पानी भर के छोड़ दिया जाता है, फिर उसमें ट्रैक्टर से एक खेत तैयार किया जाता है और बीज अलग खेत में तैयार किया जाता है, नर्सरी जिसको कहते हैं, उसको अलग तैयार करते हैं। फिर वो कुछ समय तक उसको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर उसकी अलग तरीके से तकनीक इस्तेमाल की जाती थी, उसी को स्टार वाटर तकनीक कहते हैं। इसमें धान के बीजों को सीधे बोया जाता है। लगभग 20 से 30 दिन पहले उन्हें रोपा जाता है। बीज बोने की प्रक्रिया से पहले खेत की सिंचाई की जाती है और लेजर स्तरीकरण किया जाता है जो बीज ड्रिल या लकी सीडर का उपयोग करके किया जाता है। बीज को कवकनाशी घोल में 8 घंटे तक भिगोया जाता है, फिर बुआई के पहले आधे दिन तक सुखाया जाता है। सिंचाई का पहला दौर बुआई के 21 दिन बाद किया जाता है। इसके बाद मिट्टी के प्रकार और मानसून की गुणवत्ता के आधार पर 7 से 10 दिन के अंतराल पर 14 से 17 दौर और किए जाते हैं। अंतिम सिंचाई कटाई से 10 दिन पहले की जाती है। पारंपरिक विधि में कुल 25 से 27 सिंचाई की आवश्यकता होती है। डीएसआर में क्या लाभ है? डीएसआर में इससे जल का उपयोग 15 से 20% तक कम हो सकता है। पारंपरिक पोखर विधि को 1 किलो चावल उगाने के लिए 3600 से 4125 लीटर जल की आवश्यकता होती है। डीएसआर को कम श्रम की आवश्यकता होती है और यह 7 से 10 दिन पहले परिपक्व हो जाती है।
डीएसआर भूजल पुनर्भरण के लिए अवसर प्रदान करता है, क्योंकि यह पोखरनुमा रोपाई के कारण हल की परत के ठीक नीचे कठोर परत का विकास हो जाता है। यह पोखर में रोपी गई फसल की तुलना में 7 से 10 दिन पहले पक जाती है, इसलिए धान की पराली के प्रबंधन के लिए अधिक समय मिलता है। शोध परिणामों ने यह भी संकेत दिया है कि डीएसआर के बाद उपज पोखर में रोपे गए चावल की तुलना में प्रति एकड़ 1 से 2 कुंतल अधिक होता है। इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होता है। ये भी एक धान की खेती जो परंपरागत तकनीक थी उसमें लगातार चूंकि पानी जमे रहना चाहिए, इस वजह से उसमें मीथेन गैस रिलीज होता है और मीथेन ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है, तो इस वजह से वो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। मशीनीकृत डीएसआर सेवा प्रावधान व्यवसाय मॉडल के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करता है। यह खेती की लागत को कम करके कुल आय को बढ़ाता है। डीएसआर से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं? तो अतार्किक उपयोग। सरकारी प्रोत्साहन का लाभ उठाने की होड़ में कुछ किसान अनुपयुक्त मिट्टी में डीएसआर का उपयोग करते हैं, जिसके कारण हर दूसरे या तीसरे दिन सिंचाई की आवश्यकता होती है। इससे डीएसआर के जल बचत लाभ पूरी तरह खत्म हो जाते हैं और वास्तव में इससे अधिक पानी की खपत होती है। अभी बताए थे पूरी तकनीक में कि मिट्टी सही होनी चाहिए, तब डीएसआर इस्तेमाल करना चाहिए। कम मिट्टी की उपलब्धता। पंजाब में केवल 20% मिट्टी हल्की बनावट वाली है। लौह तत्व की कमी। इसकी खेती रेतीली और दोमट मिट्टी में नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इन मिट्टियों में लौह तत्व की भारी कमी होती है, जिसमें खरपतवार की समस्या अधिक होती है। बीज एकाधिकार से स्वतः ही बीज की कीमत बढ़ जाती है, जिससे किसानों की आय की संभावना कम हो जाती है। यानी कि इसका बीज भी निश्चित है कि कौन से बीज हैं, इसलिए बीज एकाधिकार कह रहे हैं। और जब अगर बीज की ही कमी है, एकाधिकार है किसी बीज विशेष का, तो उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, इसलिए उच्च बीज खरीदने में ज्यादा खर्च आएगा। ये एक चुनौती है। पक्षियों और कीटों के संपर्क में आने वाले बीज। प्रत्यक्ष बीज बोने से कीटों और पक्षियों द्वारा बीज को निशाना बनाए जाने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि खेत में सीधे गए और उठा के लेके चले गए, पक्षी आते हैं और चुग करके चले जाएंगे अगर सीधे बीज बोते हैं तो। खरपतवार प्रबंधन। डीएसआर खेतों में अनुपयुक्त पौधों की वृद्धि अधिक होती है, जो धान की फसलों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस प्रकार उपज कम हो जाती है। शाकनाशी असहिष्णुता। जबकि खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए शाकनाशी का छिड़काव करने की आवश्यकता होती है, लेकिन अतार्किक उपयोग से फसलें शाकनाशी के प्रति असहिष्णु हो जाती हैं। ये सब उसके चुनौती हैं, समस्या हैं। आगे क्या करना चाहिए? तो जागरूकता और समझ की बुनियादी कमी, इसलिए डीएसआर की कमी हो रही है, पीछे हो जा रहे हैं। इसलिए डीएसआर के तर्कसंगत उपयोग के लिए जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। बुआई से पूर्व से लेकर कटाई तक की पूरी प्रक्रिया किसानों की सहायता के लिए व्यापक प्रशिक्षण और एक तत्पर हेल्पलाइन उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे किसानों को डीएसआर की प्रभाविता के संबंध में विश्वास पैदा हो सके। तो ये था डीएसआर तकनीक। अभी लगातार इस डायरेक्ट सीडिंग राइस की चर्चा सभी जगह हो रही है, इसलिए इस मुद्दे को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कुछ समस्या आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।